That's my news bucket. राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे। पायलट शनिवार को गहलोत के सरकारी निवास पर पहुंचे और अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। अशोक गहलोत और राजेश पायलट 1980 में पहली बार सांसद बने थे और दोनों ही लंबे समय तक संसद में साथ रहे। 25 वर्ष पूर्व एक सड़क हादसे में राजेश पायलट की मृत्यु हो गई थी। जब अशोक गहलोत और राजेश पायलट पहली बार सांसद बने उस वक्त सचिन पायलट महज 3 साल के थे और अशोक गहलोत ने जरूर उन्हें गोद में खिलाया होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद सचिन पायलट खुद राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हुए और न केवल एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे बल्कि सचिन और गहलोत के बीच राजनीतिक तल्खी भी अक्सर सामने आती रही। हनुमान बेनीवाल अपने बयानों से राजनीति में हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। फिलहाल वे युवाओं को लेकर जयपुर में शहीद स्मारक पर एएसआई भर्ती रद्द कराने की मांग पर आंदोलन पर बैठे हैं। बेनीवाल का कहना है कि सभी सबूत सरकार के पास है तो सरकार किसका इंतजार कर रही है, इस भर्ती को सरकार रद्द क्यों नहीं कर देती है। ऐसे में बेनीवाल ने एक बार फिर राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट को आड़े हाथों लिया है। भारतीय नौसेना में 18 जून को एक नया युद्धपोत शामिल हो जाएगा। इसका नाम आईएनएस अर्नाला है। यह एक छोटा युद्धपोत है जिसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के लिए बनाया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एल&टी शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर बनाया है। इस युद्धपोत को विशाखापत्तनम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान कमीशन करेंगे। ये 16 स्वदेशी छोटे युद्धपोतों में से पहला है जिन्हें भारतीय शिपयार्ड में 12,622 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये युद्धपोत भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा और समंदर में देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह कटरा स्टेशन से रवाना हुई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे के सफर के बाद श्रीनगर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया था। पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया था। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इंडियन रेलवेज ने जम्मू कश्मीर वासियों को श्रीनगर तक वंदे भारत का तोहफा देने के बाद एक और सरप्राइज दिया है। रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए जम्मू तवी की हैसियत बढ़ा दी है। अब जम्मू तवी भारतीय रेल के नए डिवीजन जम्मू रेलवे डिवीजन का हेडक्वार्टर होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल देश भर की वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू इस पोर्टल के माध्यम से अब सभी वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। तेजस्वी यादव मधेपुरा से वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनके काफिले की गाड़ी में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक से हुई टक्कर में तेजस्वी यादव के काफिले में चल रहे 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। तेजस्वी यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं। वैशाली जिले के गोरोला में NH-22 पर यह घटना शुक्रवार की रात करीब 1:35 पर हुई। काफिले में शामिल जो सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए उन्हें इलाज के लिए हाजीपुर के सदर अस्पताल पहुंचाया गया। रात 2 बजे के करीब तेजस्वी यादव भी अस्पताल पहुंचे। इससे पहले उन्होंने महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को अस्पताल भेजा। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मधेपुरा में कार्यक्रम करके सभी वापस लौट रहे थे। इस दौरान चाय पीने के लिए सभी रुके थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक से ये हादसा हुआ। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ की नैतिक जिम्मेदारी ली है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को भगदड़ हुई थी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी।
एक संयुक्त बयान में शंकर और जयराम ने कहा कि उन्होंने केएससीए अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बयान में कहा गया कि पिछले 2 दिनों में हुई अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से हम ये बताना चाहते हैं कि हमने केएससीए के सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि हमारी भूमिका बहुत सीमित थी। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन की फिर से आहट हो रही है। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण के पूरे लाभ सहित कई मांगों को लेकर 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पेढ़म ने कहा है कि वे संघर्ष समिति और समाज के लोगों से बात करेंगे। ये बात टेबल पर होनी चाहिए। अगर कोई खामियां की तो उन्हें सरकार को बताना चाहिए था। वहीं आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा कि 17 साल के संघर्ष में उन्हें 2 ही चीजें मिली हैं, बाकी सभी मांगे अधूरी हैं। महापंचायत को लेकर समाज एकजुट है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों के हाथों एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। इसी बीच बीजापुर जिले में आज यानी शनिवार को जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनके पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया है। फिलहाल नेशनल पार्क इलाके में ये मुठभेड़ अब भी जारी है। बता दें कि नेशनल पार्क एरिया में 2 दिन के अंदर 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं। गुरुवार को जहां फोर्स ने सेंट्रल कमेटी मेंबर और 1 करोड़ के इनामी सुधाकर को ढेर किया, तो वहीं शुक्रवार दोपहर को तेलंगाना स्टेट कमेटी का मेंबर और 25 लाख का इनामी भास्कर मारा गया। नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों के कुछ टॉप लीडर्स से लेकर निचले स्तर के कैडर के फोर्स के लोग निशाने पर आ चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नेशनल पार्क एरिया में इस वक्त तेलुगु कैडर के कुछ नक्सली फंसे हुए हैं, जिनमें से 2 को फोर्स ने 2 दिन के भीतर ढेर कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय और नेता अपने अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक बयान देकर सुर्खियों में है। सरेंडर वाले बयान पर अभी घमासान रुका भी नहीं था कि राहुल का एक और बयान राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ गया है। राहुल ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली की गई थी और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया था। उन्होंने इसे चुनाव कैसे चुराया जाए नाम दिया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक वाले आर्टिकल को राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने चुनाव कैसे चुराया जाता है के नाम से एक-एक चरण में बताया कि उनके अनुसार ये चुनाव कैसे गड़बड़ किए गए। राहुल ने आगे लिखा, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। उन्होंने ट्वीट में आगे यह भी दावा किया कि बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जो इस साल के अंत में होने हैं। महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई वही अब बिहार में होगी और फिर ये हर उस जगह पहुंचेगी जहां बीजेपी हार रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 5 फेज में रणनीति को लागू किया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों को प्रभावित किया। राहुल ने अपने लेख में कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून बदलकर इसे केंद्र सरकार के पक्ष में झुका दिया और नेता प्रतिपक्ष लगातार ट्रंप और मोदी पर गरज तो रहे ही हैं। शुक्रवार को बिहार में राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा समाज को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी को सरेंडर करने की आदत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से 11 बार कहा कि मैंने मोदी को सरेंडर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। आखिर वे क्यों नहीं बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कई नेता उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताने लगे हैं। उनके बयानों से बिहार का सियासी गलियारा कयासों से गर्मा गया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 6.47% वोट शेयर के साथ लोजपा ने 5 सीटें जीती थीं, लेकिन वो अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू जितनी बड़ी पार्टी नहीं है, जिसका वोट शेयर 18.52% था।
नीतीश कुमार के विरोधी लगातार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के ही एक वर्ग का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व बिहार के लिए पार्टी का चेहरा तैयार करने में नाकाम रहा, लिहाजा वो चिराग पासवान को इसका फायदा उठाने का मौका दे सकता है। इस बीच ये भी खबर है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे गाजियाबाद से पकड़ा गया। इसकी पहचान 25 साल के श्लोक तिवारी के रूप में हुई है और उसने शराब के नशे में फोन किया था। पुलिस ने उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस को गुरुवार और शुक्रवार की रात डायल 112 पर एक धमकी भरा संदेश मिला था। इस संदेश में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में अप्रैल में हुई हिंसा में पिता बेटे के डबल मर्डर मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। राज्य में 11-12 अप्रैल को नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा में सत्तारूढ़ टीएमसी के स्थानीय नेता की भूमिका थी। हिंसा में खास तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय रही। शनिवार को केदारनाथ के लिए सिरसी से उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी कारणों से आपात स्थिति में हाईवे पर लैंड कराना पड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री और पायलट सुरक्षित हैं। हादसे में हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है और हाईवे पर खड़े एक वाहन को भी टक्कर से क्षति हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मामले का संज्ञान लिया और इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को रिपोर्ट किया है। उत्तर प्रदेश कैडर में आईपीएस की वरिष्ठता में 1989 बैच के आशीष गुप्ता दूसरे नंबर पर हैं। उनके वीआरएस लेने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि यह चिंताजनक है कि यूपी पुलिस के वरिष्ठतम लोग जो वर्तमान व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखे गए, वो इन अनैच्छिक परिस्थितियों में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर मजबूर है। इससे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है, जिसका खमियाजा प्रदेश की कानून व्यवस्था और जनता को भुगतना पड़ता है। बीजेपी सरकार में जब वरिष्ठ कनिष्ठ का कोई मतलब ही नहीं बचा है तो वरिष्ठता क्रम की सूची बनाने का क्या मतलब। वरिष्ठता में 1-2 के फेरबदल को तो कार्य के स्वरूप के आधार पर किसी अन्य पैमाने पर उचित ठहराया भी जा सकता है, लेकिन 10-12 के अंतर को नहीं। सामान्य रूप से किसी अधिकारी को किसी पद पर चुनने का आधार व्यक्तिगत पसंद, विचारधारा या सत्ता का अंदरूनी झगड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पद विशेष के लिए अधिकारी की पदानुक्रमता के साथ साथ योग्यता और अनुभव का समेकित संतुलित आधार होना चाहिए। बीजेपी ईमानदारी को पुरस्कृत नहीं करती है तो ना करे, लेकिन तिरस्कृत भी न करे। ये चिंतनीय भी है और निंदनीय भी। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 15 दिन में कोविड के सक्रिय मामलों में 20 गुना वृद्धि देखने को मिली है। देश में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 5,755 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की जान गई है और 391 मामले सामने आए हैं। वहीं 760 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल बना हुआ है। इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का स्थान है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह को शनिवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। जसबीर सिंह जान महल नाम का चैनल चलाता है। उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की माने तो जसबीर का कनेक्शन आतंक समर्थित जासूसी नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव पीआईओ शाकिर उर्फ जट्ट रंधावा से जुड़ा हुआ पाया गया। जसबीर सिंह का कनेक्शन हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तानी उच्चायोग के निष्कासित अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के साथ भी था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।